हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या और आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 की मैथ का चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 के अंतर्गत भी हम जिस प्रश्नवाली की बात कर रहे हैं वह है हमारे पास 6.1। इसके अंतर्गत आप देखेंगे आपके पास में 3 सवाल है। इन 3 सवालों को हो सकता है आपने हल कर लिया या फिर रट करके याद कर लिया। मेरा मानना है इस प्रश्नवाली को बिल्कुल ही आपको हल्के में नहीं लेना है, कारण कि 6.1 जो प्रश्नवाली है वो आपके 6.2 और 6.3 का बेस है। यदि आपने इसको सही ढंग से समझ लिया तो आने वाली जो प्रश्नवालियां हैं 6.2 और 6.3 को आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब आइए शुरू करते हैं हम हमारी प्रश्नवाली 6.1। सबसे पहले हम हमारा ये फर्स्ट सवाल देखते हैं। क्या लिखा है? सभी वृत्त डैश डैश होते हैं। फिर आपको विकल्प में क्या दिया गया है? सर्वांगसम या समरूप, यानी कि एक विकल्प आपको भरना है। क्या सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं या सभी वृत्त समरूप होते हैं? पर उस दोनों विकल्पों में से एक विकल्प को भरने से पहले हमें यहां पर यह समझने की जरूरत है कि सर्वांगसम किसे कहते हैं या फिर समरूप किसे कहते हैं। समरूप के विषय में पार्ट फर्स्ट और सेकंड में हमने बहुत विस्तृत चर्चा करके प्रत्येक उसके पॉइंट पर बात की है। यदि उन पार्टों को आपने नहीं देखा है तो एक बार आप उसे जरूर देख लीजिए। अब हमारे पास में शब्द अभी कौन सा शेष रह गया है? सर्वांगसम। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे सर्वांगसम, फिर पुनः एक बार बात करेंगे समरूप पर, और फिर देखेंगे सर्वांगसम और समरूप में मूल रूप से क्या डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सर्वांगसम को। हमारे पास में शब्द है सर्वांगसम। अब इसका क्या मतलब हुआ? यदि इसका संधि विच्छेद कर दिया जाए तो इसका मतलब होता है सर्व प्लस अंग प्लस समान। अब इसका क्या मतलब हुआ? सर्व का मतलब सभी, अंग का मतलब हो गया पार्ट या भाग, और समान का मतलब बराबर। सभी भाग या अंग बराबर हो। किसके बराबर हो? तो दो बहुभुज, जो दो समान बहुभुज हैं, यदि इनके भुजाएं और कोण दोनों यदि बराबर हैं तो फिर वो कहलाएंगे हमारे सर्वांगसम। बहुभुज का मतलब अभी तक आप समझ गए होंगे। बहुभुज हमारा सबसे छोटा बहुभुज है त्रिभुज, 3 भुजाओं से बनता है। इसके बाद चतुर्भुज और पंचभुज। तो जब भी हम सर्वांग समता की बात करेंगे तो हम हमारे दो समान बहुभुज लेंगे, त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज लेंगे तो दूसरा भी त्रिभुज लेंगे, और उन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे क्या उनकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हैं या नहीं। यदि चतुर्भुज लिया तो फिर ये एक चतुर्भुज लेंगे तो दूसरा भी चतुर्भुज लेंगे, फिर उन दोनों की भुजाओं को कंपेयर करके देखेंगे कि क्या उनकी भुजाएं और कोण बराबर हैं या नहीं। यदि यहां पर बात की जाए एग्जाम्पल की, तो आप यहां पर देख सकते हैं मेरे ये दोनों हाथ। इन दोनों हाथों की बात की जाए तो ये दोनों हाथ मेरे सर्वांगसम है। ऐसा मैंने कैसे कहा? इसके कहने के पीछे कारण है कि आप देखेंगे इस हाथ की लंबाई, चौड़ाई और साथ ही 3 डायमेंशन में तो इसकी मोटाई भी बराबर है। ये सभी माप भी इसके बराबर हैं, और इसका एंगल कहीं पर भी जो भी जिस प्रकार से मुड़ा हुआ वो भी बराबर है। यदि मैं इन दोनों हाथों को एक दूसरे पे रखता हूं, मान लीजिए मैंने अंगूठे को अंगूठे पे रखा, तर्जनी को तर्जनी पे, मध्यमा को मध्यमा पर, अनामिका को अनामिका पर और कनिष्ठा को कनिष्ठा पे रख करके दोनों हाथों को इस प्रकार से रख दिया, तो ये दोनों हाथ हैं वो एक दूसरे को ढक लेते हैं। ढकने का मतलब यदि मैं आपकी तरफ करता हूं तो पिछला हाथ आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। कारण क्या? कि ये दोनों सर्वांगसम है। यदि सर्वांगसम होती है दो वस्तुएं तो एक दूसरे को बिल्कुल ढक लेती हैं।
इसको हमारी गणित की भाषा में कहते हैं संपाती। एक दूसरे को ढक लेना, एक के ऊपर दूसरे का आ जाना। इंग्लिश की भाषा में कहें तो ओवरलैप। यह बात आपको समझ आ जानी चाहिए। अब यहां पर जो दो हमारे पास में बहुभुज है त्रिभुज के रूप में, अब इस एग्जांपल से हम समझेंगे कि सर्वांग सम का यहां क्या मतलब हुआ। अभी हमने समझ लिया जिसकी भुजाएं बराबर हैं और कोण बराबर है, ऐसे बहुभुजों को हम कहेंगे सर्वांग सम। तो यहां क्या क्या बराबर है देखिए। भुजाएं कौन सी, तो कहते हैं संगत भुजाएं। शब्द क्या है, संगत भुजाएं। आपके पास में दो ही है, एक तो संगत भुजाएं, क्योंकि यहां पर आपने देखा था हाथ में तो अंगुलियां थी, हथेली थी, तो आपको तो बस पता होना चाहिए किसी भी बहुभुज में दो ही पार्ट होते हैं, या तो भुजा या फिर कोण। तो ये होगी संगत भुजाएं, और यहां आप लिख दीजिए पहले संगत कोण। यहां आपके किसी भी प्रकार के मिस्टेक होने के कोई चांस नहीं रहेंगे कि संगत भुजाएं कौन सी होगी। अब आपको संगत भुजाएं कैसे देखनी है, यहां देखिए ए बी का जो माप है यहां पर 24 है, तो आपको सीधा ही यहां से उठ करके दूसरे पर जाना है, दूसरे बहुभुज पर। ये जो त्रिभुज है ये भी त्रिभुज ही होगा, तो उसकी भुजा पर जाना कि क्या 24 माप का कोई यहां पर इस त्रिभुज पर कोई भुजा है या नहीं। आपने यहां पर देखा DE 24 है, तो AB की जो संगत भुजा हो गई यहां पर दूसरे त्रिभुज में वो हो गई DE। हो सकता है DE अभी बिल्कुल आपके एक जैसी स्थिति में, पर यदि कभी ये हट करके यदि यही 24 यहां लिखा होता तो आपकी AB की संगत भुजा हो जाती EF। 24 यहां है, यह वाली भुजा यदि 24 होती तो आप कहते AB की संगत भुजा हो जाती आपकी EF। कहने का मतलब AB और EF बराबर है। और हो सकता है ये यहां होती तो आप लिखते AB की संगत भुजा हो जाती आपकी DF। पर अभी ये 24 माप का है AB और इसमें DE है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर होगी, तो ये दोनों होगी आपकी संगत भुजा। कैसे लिखेंगे, AB बराबर DE, ये होगी पहली। अब उसी प्रकार से दूसरी भुजाओं को भी लिखेंगे। यहां पर AC है वो 36 है, तो अब हम लिख देते एक त्रिभुज का बात ध्यान रखिए, इस तरफ यदि इस त्रिभुज की भुजाएं लिखी है तो इसी तरफ लिखनी। ऐसा नहीं हो जाए कि एक बार ये वाली भुजा आ जाए यहां पर ये वाली त्रिभुज की एक भुजा यहां आ जाए, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। AB लिख दिया, फिर आपके पास में है BC, और चाहे तो आप इसको सीधा उतार भी सकते हैं। फिर इसकी क्या हो गया AC, आप उतार लीजिए, तो ये मिस्टेक होने के चांस कम हो जाएंगे। अब यहां से देखिए BC, तो BC में आपको नाप देखना 48, तो फिर यहां पर उसकी संगत भुजा देखनी है, क्या इसी नाप की यहां पर है, तो यहां पर माप है EF, तो अब BC की जगह अब लिख लीजिए EF। और यहां देखिए AC की जो नाप है वो है 36, यहां हो जाएगा DF का माप, DF का माप हो जाएगा आपके पास में 36। तो इस प्रकार से आपने भुजाओं को बराबर लिख दिया। हो सकता है भुजा इधर उधर हो, तो आपको इन भुजाओं को बराबर है तो बराबर के रूप में इस प्रकार से संगत भुजाओं को लिखना है। इस बात को आपको बिल्कुल व्यवस्थित याद रखना है। यदि आपने इसको लिख दिया फिर आप कोणों को लिख दीजिए। ऐसा क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि बाद में हम देखेंगे यहां पर इन दोनों का कंपेयर करके। भुजाएं देख ली इसकी, अब देखते हैं हम यहां पर कोण को, संगत कोण कैसे होते हैं। तो संगत कोण की बात की जाए तो अब देखिए यहां आपको कोण को भी उतार लेना है। एक त्रिभुज के कोण, क्योंकि ABC वाला त्रिभुज आपने उतार दिया, यहां पर ABC वाला उतार दीजिए, कोण A, कोण B, कोण C। और यदि और स्टैंडर्ड लिखना चाहे तो इन कोणों को ऐसे भी लिखते हैं। जिस कोण को लिखना आपको A लिखना है तो आप लिख सकते हो BAC, कुछ आप इस प्रकार से भी लिखते हैं इन कोणों को, आप चाहे तो BAC, या फिर इस कोण को ऐसे भी लिख सकते हो CAB। ये जिस कोण को A को लिखना चाहते हो वो यदि बीच में लिख देते हो वही आपका कोण हो जाता है। पर अभी हम सामान्य तरीके से बात करते हैं, फिर आगे में यदि आपको ये समझ नहीं आता है तो मैं आगे आपको जब सवाल होंगे तो समझा दूंगा। यहां आपने लिख दिया ABC त्रिभुज ले लिया, उसमें आपने सभी कोणों को उतार लिया,
फिर इनके कोण को देखना है, कोण ए के बराबर कौन सा कोण है, कोण ए कितना है 50 डिग्री। तो यहां पर भी देखिए कोण डी कितना है 50 डिग्री। यहां देखिए कोण बी 70 डिग्री है, तो कोण ई यहां 70 डिग्री, बी के बराबर ही ई लिखना है। इस बात को पार्ट फर्स्ट और सेकंड में बहुत बेहतर तरीके से मैं समझा चुका हूं। यहां कोण सी है तो यहां कोण हो गया आपके पास में एफ। यदि आपने यहां इस प्रकार की संगत भुजा को लिखा है, यदि कोई गलती होगी तो यहां से भी आपको पता चल जाएगा कि इसके नाम को सही कैसे करना है। यदि आपने कोणों को लिख करके भी लिख लिया है तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहां देखा आपने ये कोण आपने बराबर कर लिए, तो यहां पर नाम क्या आएगा ए बी सी त्रिभुज। फिर आएगा यहां पर सर्वांगसम। सर्वांगसम के लिए पहले इस प्रकार के समरूप का चिन्ह लगाते, फिर 2 लाइनें नीचे खींचते, ये हो गया आपका सर्वांगसम। फिर लिखेंगे ये जैसा क्रम आया वैसे ही लिखेंगे डी ई एफ। कौन सा त्रिभुज हो गया ये डी ई एफ। और अब आप चाहे तो यहां ना भी देखें, इन कोणों को देखा करके भी आप सीधा यहां बराबर जैसे ये लिखा वैसे आ जाएगा। देखो ए बी, अब लिखोगे ए बी बराबर यहां से उठाइए डीई, ये हो गया डी। एक को छोड़ दीजिए लेटर्स को और आगे बढ़िए बीसी, यहां आया बीसी, बीसी के बराबर इसका भी एक लेटर छोड़ दीजिए, ये आ गया ई एफ, यहां से आ गया ई एफ। और यहां से फिर सी अकेला लेटर नहीं, आप वापस लेटर सी ए या ए सी लिख दीजिए, ये हो गया ए सी बराबर यहां से आप लिखोगे डी एफ या एफ डी, क्योंकि इसके आगे कोई लेटर नहीं है, तो ये हो गया आपका डी एफ। तो आप यहां से भी इस प्रकार से सीधा ही इसमें बिना देखे यदि कोणों को आप लिख दोगे तो भुजाओं को भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमने यहां पर लिख दिया, 2 ही चीजों की जरूरत है, तो यहां हो गया इस प्रकार से। अगर मिल गया 2 संगत भुजाएं उसकी बराबर मिल गई और 2 कोण बराबर मिल गए, तो यह हो जाएगा आपका सर्वांगसम। और आप इसके लिए इस तरह का चिन्ह का उपयोग करेंगे। ये दोनों हो गए सर्वांगसम। इसके लिए सबसे पहले ये जो समरूप वाला सिंबल है, इस प्रकार का एस वाला, इसका उपयोग करना है। फिर सीधी 2 लाइनें खींचनी, ए बी सी सर्वांगसम डी ई एफ हो गया। पर आप याद रखिए ये तो क्योंकि कोण सीधे थे इसलिए इसको इस प्रकार से लिखा गया। यदि संगत कोण और यदि इनकी संगत भुजाएं बराबर है, वो यदि बदल गई तो ये नामकरण ए बी सी सर्वांगसम डी ई एफ ना होकर के कुछ और भी हो जाता। इसको यदि पार्ट फर्स्ट और सेकंड में देखोगे तो आप उस समरूप की स्थिति में भी इसको बहुत स्पष्ट रूप से समझ जाओगे। तो अब यहां पर क्या आ गया, सर्वांगसम का मतलब आ गया कोण और भुजाएं बराबर। अब समरूप में देखते हैं। अब यहां समरूप में देखिए क्या है। समरूप में यहां देखने पर हमें क्या पता चलता वो देख लीजिए। यहां इसी को मैंने उतारा है जो आपका सर्वांगसम है 50 डिग्री, ये हो गया 70 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री। अभी बिल्कुल मैंने सिंपल उतारा है इसको, ये 50। और भुजाओं को भी कहीं पर भी बदल के नहीं लिखा है, अभी आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। ये 50 डिग्री, ये हो गया 70 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री। अब यहां पर देखिए, यहां मूल रूप से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं वो देखिए। पहले 2 पार्टों में बात कर चुका हूं कि यदि समरूप त्रिभुज की बात की जाए तो ऐसे 2 समान बहुभुज जिनके कोण बराबर हो, साथ ही इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती हो, उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, समरूप त्रिभुज। तो शब्द क्या है, समान अनुपाती। अनुपात शब्द पे आपको पूर्ण रूप से फोकस करना है। अनुपात को यदि समझ गए कि इसमें अनुपात का डिफरेंस है। अब अनुपात का मतलब क्या होता है, यदि मेरे पास में यहां ए है और ये बी है और इसको अनुपात में मैंने यहां लिख दिया 1 और 3। अब इसका मतलब क्या है, 1 और 3 का मतलब ये नहीं है कि इसके पास में 1 रुपया है और इसके पास में 3 रुपया है। यहां गुणात्मक बात की जा रही है कि यदि इसके पास में 1 रुपया होगा तो इसके पास में 3 रुपया होगा। अब मान लो किसी ने यह जवाब दे दिया कि ए के पास में मान लीजिए 50 रुपया है। अब बताओ बी के पास में कितना है, तो हमको यहां से 1 और 3 से ये पता है कि इसके पास जो होगा इसका 3 गुना होगा। तो आप यहां 50 है, यहां 50 का गुणा करके देखिए, यह आ जाएगा आपके पास में 150। देखिए 50 का बन गया 150। अभी भी देखिए 3 गुना ही है, इसके पास 50 है तो इसके पास में 150 है।
बस कितना गुना है यह बात आपको यहां पर त्रिभुजों में भी समझनी होगी, किसमें, समरूप में। अब देखिए यहां जैसे दे रखा है तो यहां देखिए इनकी भुजाओं को देखिए, इस त्रिभुज को लिख देते हैं पहले, और अब की बार में हमें क्या लिखना है, यहां तो हमारे पास में बराबर था तो हमने कुछ इस प्रकार से लिख दिया, पर अब की बार में आपको यहां ध्यान देना है, कोण तो बराबर ही आएंगे, कोण देखिए संगत कोण दोनों के अंदर, ये इसका महत्वपूर्ण बात है कि चाहे कोई भी बहुभुज सर्वांग सम हो या फिर समरूप हो, इनके कोण तो बराबर ही होंगे, ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। अंतर किसमें होगा, तो भुजाओं में होगा। यहां पर सर्वांग सम में भुजाएं बराबर होंगी, जबकि समरूप में भुजाएं आपकी क्या होंगी, समानुपाती। यहां कोणों को बराबर उतार लीजिए, कोण बराबर है देख लिया, ए पहले एबीसी किसी एक त्रिभुज का उतार लीजिए, कोण ए, कोण बी, और यहां उतार लिया कोण सी। अब यहां से देखना ए 50 है, यहां डी 50 है, यहां से देख लिया बी 70 है, यहां से देख लिया ई 70 है, यहां से सी 60 है, तो यहां से एफ 60 है। ये देखिए इनके कोण तो आप देखिए दोनों के बराबर आ गए, पर अब लिखने का ढंग कहां बदल जाएगा, समरूप में इसके जो कोण है उसको यहां बराबर में कुछ इस तरीके से उतारने की व्यवस्था की। अब की बार में हम इसको कैसे उतारेंगे, संगत जो इसकी भुजा है समानुपाती, इसको कैसे उतारेंगे, यहां देखिए ए बी, आप लिखोगे ए बी, फिर लिखोगे बटा, कौन होगा ए बी बटा, कौन होगा ए बी बटा होगा डीई। ये कैसे पता चला डीई, आपको थोड़ा सा आपको नजर घुमा करके देखना होगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होगा, क्योंकि हम अनुपात की बात कर रहे हैं तो ये कुछ न कुछ गुना बड़ा होगा या कुछ न कुछ गुना छोटा होगा। तो यहां देखिए यहां 24 और 8 अपनों को तुरंत पता चल जाना चाहिए कि ये कुछ न कुछ गुना बड़ा या छोटा होगा। यहां देखने पर 8 में 3 का भाग दिया, 8 तेरी 24, 3 गुना छोटा है, फिर मिलाना है, इसको भी यहां से मिलाना है, क्या 3 गुना हो रहा है क्या, 16 में 48 का भाग दिया 3 गुना, और 12 का इसमें किया वो 3 गुना। इस प्रकार से यदि मिल जाता है, आप जब भी सवाल हल करेंगे आगे जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन किससे कितना गुना है, 2 गुना 3 गुना है, इसी प्रकार से कुछ न कुछ उसमें कितना गुना बड़ा है या कितना गुना छोटा है, इस प्रकार से आएगा। तो यहां सीधा देखिए ऐसा करने से क्या हो गया, यहां से पता चल गया 24 से 8 है, तो यहां ए बी बराबर हो गया डी। ये सब सवाल हल करेंगे तो आपको आगे पता चल जाएगा कि कौन किससे कितना गुना बड़ा है या छोटा है, बस यही देखना है, ये उसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। यहां हो गया ए बी बराबर ए बी बटा डी, इसको ऐसा लिखना है, जबकि हमने समरूप में इस प्रकार से लिख रहे, जबकि सर्वांग सम में बराबर के रूप में लिख रहे, अनुपात में ऐसे लिखेंगे संगत भुजाओं को ए बी बटा डी। यहां से देखने पर पता चला कि 3 गुना बड़ा है, पहले से ही मुझे पता चल गया, फिर निकाल करके भी देख लेंगे, ए बी बटा डी हो गया। फिर लिखेंगे कौन सी भुजा ले लेते, बीसी, आपने मैंने पहले बताया था भुजाओं को पहले लिख दीजिए बीसी, बीसी के 48 से इससे छोटा कौन सा 3 गुना, ये वाला छोटा, यहां 16 में 3 का भाग देंगे तो ये हो गया ईएफ, ये हो गया ईएफ, और यहां से लिया यदि मैंने एसी तो ये हो गया डीएफ। अब इनको देखिए लिखते, ए बी कितना है, ए बी है 24 बटा 8, यहां से लिखेंगे बीसी कितना है 48, ईएफ कितना है 16, एसी कितना है 36, और यहां कितना लिखा डीएफ 12। यदि इनको अनुपातों में काटते हैं, 8 का टेबल से 24 को काटते हैं तो 8 तेरी 24 का मतलब 8 एकम 8, 8 तिया 24, तो यह आ गया 3 बटा 1, ये भी हो जाएगा 3 बटा 1, और ये भी हो जाएगा 12 तेरी 36 और 3 बटा 1। अब देखिए सभी अनुपात बराबर आ गए, यानी कि 3 बटा 1, 3 बटा 1 और 3 बटा 1। चाहो तो इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको आप ए से भी लिख सकते हो, ए बी बटा डीई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ। ऐसा लिखने से आपको अनुपात सीधे सीधे पता चल जाएंगे। यह देखिए 24 बटा 8 बराबर
48/16 बराबर 36/12। काटने पर ये हो गया 8 या 24, 3/1, 3/1, 3/1। तो आपके पास आ जाएगा 3/1 बराबर 3/1 बराबर 3/1। इस प्रकार से भी आप अनुपातों को लिख सकते हैं। ये अनुपात हो गए। अब इन सबको लिखने के पीछे मेरा मूल मकसद क्या है वो समझिए। यहां मैं समझना चाहता हूं समरूप को, और यहां समझाना चाहता हूं मैं आपको वृत्त को। तो अब वृत्त को यदि मेरे को समझाना है तो ना तो उसकी कोई यहां पर भुजा है, कोण मान लीजिए 360 है, पर भुजा नहीं होने की स्थिति में हमारे बीच में मूल व्यवस्था क्या है कि समरूप को हम बिल्कुल ही कैसे प्रूव कर पाते हैं कि ये समरूप है। उसको देखिए, यहां पर दुगुना है, यानी कि इससे ये दुगुना है। यदि इसमें 2 का गुणा कर दूं इसमें, तो ये देखिए ये और ये दोनों सर्वांग सम बन जाएंगे, क्योंकि 2 का गुणा करते ही ये वाली भुजा, क्योंकि सब में 2 गुणा करना है, 2 का गुणा करते ये 2 का, ये 8 16 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, और 2 का गुणा करने पर ये 32। 3 गुणा करना क्योंकि ये 3 गुणा है, सॉरी माफ करना, ये 3 गुणा, 3 का गुणा करते ये 24 बन जाएगा, 3 का गुणा करते ये 36 बन जाएगा, और 3 का गुणा करते ये 48। ये 3 गुणा करते ही इस पर ओवरलैप कर जाएगा, यानी कि ये संपाती हो जाएगा, बिल्कुल ढक देगा। कहने का मतलब जब भी कोई 2 बहुभुज समरूप होते हैं तो इससे इतना गुना छोटे होते हैं या उतना गुना बड़े होते हैं। यदि इसको मैं अभी देखिए 3 से यदि मैं इनका भाग दे दूं तो ये वाला इसके सर्वांग सम बन जाएगा, इस पर आकर के ओवरलैप कर लेगा, उसकी ना कोई भुजा इधर बाहर निकलेगी ना अंदर की तरफ रहेगी। यह इसकी सबसे बड़ी बात है, और इसी बात से हम समझ पाएंगे कि वृत्त होते हैं वो सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं। तो अभी तक आप मूल रूप से ये बात समझ गए होंगे कि जब भी कोई त्रिभुज है वो समरूप है, यानी कि वो उससे कितना गुना, इससे ये 3 गुना बड़ा है, और यदि इसकी तुलना इससे की जाए तो इससे ये 3 गुना छोटा है। यदि इसको मैं 3 से भाग करके छोटा कर दिया तो ये सर्वांग सम बन जाएगा इसका, और इसको यदि मैंने 3 गुना बड़ा कर दिया तो इसका सर्वांग सम बन जाएगा एबीसी का। तो ये क्या होगा, सर्वांग सम होगा का मतलब एक दूसरे पर ओवरलैप कर देंगे, ना तो वो बाहर निकलेगा ना अंदर की तरफ रहेगा। ये इसकी सबसे बड़ी बात है। इसी बात को लेकर के ही हम इस वृत्त को समझ सकते हैं। और एक दूसरी बात, जब भी आप सवाल हल करें तब एक बात याद रखिए, इनकी भुजाओं को जब भी आपको इस तरह से दे रखें तो दोनों के कोण तो बराबर होंगे, पर इनके जो भुजाएं होंगी समानुपात के रूप में इस प्रकार से लिखी जाएंगी। अब आज मेरे हिसाब से वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूं इस वीडियो को हम नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।